अभी तक के जो हालात ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर में बने और भारत ने जिस तरीके से परमानेंट शांति का सलूशन निकालने के लिए पाकिस्तान को एक अच्छे लेवल पे समझाया कि जंग क्या होती है और जंग के हालातों में पाकिस्तान के साथ क्या किया जा सकता है भारत के द्वारा। ये सब चीज़ें जो है ये इसलिए हम ये बता रहे हैं, जब टाइटल हमने रखा है अर्थ न्यूज़ के स्टूडियोज़ में कि भारत पीस ला सकता है, वो इसलिए कहा कि 4 दिन का अग्रेशन बाय पाकिस्तान रिस्पांस, भारत ने तो अग्रेशन किया ही नहीं। भारत ने अपने पे हुए टेररिस्ट अटैक का जवाब दिया, क्योंकि टेररिज्म जो है उसका जवाब वेपन से ही दिया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। जो आगे से गोली लेके कोई मारने आ चुका है और इनोसेंट टूरिस्टों को मार के उन लोगों ने फ़िरका प्रस्ती करके एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि भारत में राइट्स हों, और वो राइट्स नहीं करा पाए, उनके मंसूबे ख़त्म हो गए। और उसके रिस्पांस में भारत सरकार के डिसीजन ने कि हम टेररिस्टों के कैंप्स के ऊपर अटैक करके उनकी जड़ों को ख़त्म करेंगे, और वो जड़ें थी पाकिस्तान में। पूरी दुनिया को पता था, हर इंटेलिजेंस एजेंसी को पता है, चाहे अमेरिका की CIA है, चाहे भारत की कोई एजेंसी है, चाहे पाकिस्तान, सबको पता है कहाँ से टेररिस्ट पूरी वर्ल्ड को सप्लाई हो रहे हैं। तो जब उन टेररिस्ट के साथ भारत सरकार का निर्णायक कदम लिया गया तो उससे भारत का एक और नेक्स्ट लेवल पे इमेज बन गया कि भारत जंग के साथ साथ शांति को भी हैंडल करना जानता है और शांति को ला सकता है, जो कि पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में शांति नहीं हो पा रही। बड़ी जंगें जो पूरी दुनिया में लड़ी जा रही हैं उनमें शांति नहीं हो पा रही, लेकिन भारत ने जो रिस्पांस टेररिज्म के अगेंस्ट दिया, बिकॉज भारत की जंग टेररिज्म से है। पाकिस्तान तो इसमें इसलिए आ जाता है क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, लेकिन भारत की, चाहे आप एक्सटर्नल हमारी मिनिस्ट्री की बात करें, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की बात करें, चाहे आप भारत के हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करें, उन्होंने कभी भी पाकिस्तान को एज अ यूनिट नहीं कहा कि तुम हमारे दुश्मन हो। उन्होंने हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, जो टेररिज्म का सिंपथाइज़र है, जो टेररिज्म भारत में इंपोर्ट करता है, उसके लिए हमारे पास कोई टॉलरेंस नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि भारत पीस ला सकता है, क्योंकि भारत कलेक्टिव रिस्पांस नहीं दे रहा है। मतलब जो गलती करता है उसी के ऊपर बात करता है। पहली अटैक भारत के पास जो हुआ पहलगाम में, भारत ने रिस्पॉन्ड दिया टेररिस्ट कैंप्स को हिट करके। जब पाकिस्तान ने भारत की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे ड्रोन अटैक्स किए, मिसाइलों को अटैक करने की कोशिश की, तो भारत ने रिस्पॉन्स में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक मिलिट्री लोकेशंस पे अटैक किया। अब इसके आगे का रास्ता क्या है? इसके आगे का रास्ता है जो भारत अपने कंट्रोल में जितनी चीज़ें हैं उनको हैंडल करके आगे बढ़ रहा है। और भारत की जो विदेश नीति है या भारत की इंटरनल सिक्योरिटी की जो गारंटी है जो अपने सिटीजन को देता है, दोनों से लेसन लेने की ज़रूरत है पूरे विश्व को। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका जैसा देश जिसने UNO में हमेशा प्लीड किया, पीस फोरम बना रहा है। दूसरी तरफ हमारे वेस्टर्न पावर्स हैं, यूरोप की पावर्स हैं, जो पीस के ऊपर हिस्ट्री सिविक्स जोग्राफी में बात करती हैं, बट ग्राउंड पे जब देखते हैं तो वॉर मॉन्गरिंग ही करती हैं और वो वॉर को इनिशिएट करती हैं। अगर हम ध्यान से देखें, यूक्रेन और रशिया के बीच में नेटो का बहुत बड़ा रोल है वॉर को सस्टेन करने में और वॉर को करवाने में। इसी तरह हम इंडिया पाकिस्तान में देखते हैं वेस्टर्न पावर्स अपना काम करती हैं, लेकिन भारत बहुत अच्छे तरीके से सभी लेवल्स पे हैंडल कर रहा है। भारत ट्राई पावर को भी देख रहा है, जो कई सालों से एक सोच रशिया, चाइना और इंडिया को साथ रख के देखने की है, उस पर भी चर्चा हो रही है। और ये सोच बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया, चाइना और इंडिया मिलके पूरे एशिया, हमारे इस पूरे कॉन्टिनेंट के बीच में बहुत एग्जाम्पलरी
शिफ्ट कर सकते हैं चीज़ों को। और क्या शिफ्ट कर सकते हैं? वो शिफ्ट ये है कि पीस की तरफ लेके जा सकते हैं, जिसमें चाइना भी अंडरस्टैंड करता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, रशिया भी अंडरस्टैंड करता है मेरी स्ट्रेंथ क्या है। और जहाँ तक हिस्ट्री का सवाल है, बड़ी ज़्यादा प्रोवोकेशंस इन तीनों कंट्रियों ने नेचुरली नहीं की है, और भारत ने तो की ही नहीं है, सिवाय इसके कि भारत ने जब देखा कि मेरे आगे पीछे बांग्लादेश जब बना, कि जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान है उसमें पाकिस्तान के सिटीजन्स के ऊपर पाकिस्तान की आर्मी ही जुल्म कर रही है, तो फिर भारत ने इनिशिएटिव लिया। भारत तो हर जगह पे इनिशिएटिव लेने की कोशिश करो, लेगा भी। तो इस तरह भारत पीस का बनेगा कि 4 दिन में हमने भारत की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली टेररिज्म पे अटैक भी किया, टेररिज्म की जड़ों को हमने ख़त्म भी किया, और जब पाकिस्तान एक्सकलेट करने लगा तो पाकिस्तान को जवाब भी दिया, और फिर शांति भी रिइंस्टेट कर ली। मेरे साथ जमवाल साहब है, मेरे पास रवीश है। रवीश, जो हमने ये छोटी सी कमेंट्री की, ये बहुत मार्वलस ऑब्जर्वेशन है मॉडर्न टाइम्स में, कि किस तरीके से ब्रह्मोस तक आ गई, शाहीन आ गई, और वहाँ से बैकफुट पे आके हम फिर पीस टॉक्स की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे। अगर पाकिस्तान सुधरता है, जो कि रशिया और यूक्रेन में हो नहीं पा रहा, जो कि अमेरिका को और अफगानिस्तान के बीच में जो हम करते रहे कंटेस्ट, वहाँ पे भी अमेरिका को दिक्कत आई, अभी भी अमेरिका को दिक्कत होती। इसके साथ अमेरिका का क्या चल रहा है? मतलब पूरा वर्ल्ड कोई अपनी वार को शटल नहीं कर पाया। भारत एक कंट्रोल लेवल पे भारत पे किए जाने वाले अग्रेशन को भी हैंडल कर पा रहा है, और अपनी डेवलपमेंट भी सिटीजन्स की कर पा रहा है। क्योंकि वार का सलूशन वार नहीं है ना, वार का सलूशन अपनी नुकसान करके बैठना भी नहीं है। वार का सलूशन है कि उन की पॉइंट्स पे क्लैरिटी करना और रिव्यू करना कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। और ये चीज़ जो है भारत से ज़्यादा इस टाइम पे कोई एग्जाम्पलरी स्टोर पे नहीं दे पा रहा है, क्योंकि भारत किसी के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, नेटो अगर अपना विस्तार नहीं करना चाहती, और अगर ज़ेलेंस्की जिद नहीं करता है कि मुझे नेटो में नहीं जाना है, उसको किससे खतरा था? उसको कौन अटैक कर रहा था? रशिया नहीं चाहता था कि नेटो अपना एक्सटेंशन मेरे बॉर्डर्स तक लाए। जब तक वो नेटो नहीं लाना, नेटो में कौन चाहता था लाना? ये सब एक कन्फ्यूजन है। भारत तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा कहीं पे। भारत सिर्फ कह रहा है कि पाकिस्तान को कि दो तूने मेरी टेरिटरी इलीगली ऑक्यूपाई की है, उसके ऊपर भी भारत ने समझौते कर लिए। शिमला समझौता कर लिया, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर एग्री कर लिया, है ना। लेकिन जब वो चीज़ें पाकिस्तान को समझ नहीं आई, तो उसको स्क्रैप करने में भारत ने अबेयंस में रखा। स्क्रैप भी नहीं पूरी तरह किया, अबेयंस में, कि शायद ये सुधर जाए और ये ट्रैक पे आ जाए। दिस इज़ एन एग्जाम्पल। ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है जो भारत की पूरे विश्व को लेनी है। और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से इस अपने सोच को, मुझे ऐसा कहने में कोई दो राय नहीं लग रही है इस टाइम पे, कि महात्मा गांधी को हम मानते हैं कि भारत का वो फेस है, पर जो आइडियोलॉजी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब कंटिन्यू की है, शायद भारत का असली फेस ये है कि भारत ना कमज़ोर है, ना भारत डिप्लोमेटिकली ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है जो हम बाद में पछताएंगे। शिमला जो समझौते की बात अगर हम करें, तो छंब का एरिया दे दिया गया पाकिस्तान को, और उसको 90,000 सैनिक भी दिए गए। लिया क्या बदले में? कुछ भी नहीं। जबकि अगर हम प्रेजेंट सरकार की बात करें, तो कोई नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आ रहे हैं। वन पॉइंट पे, आप टेररिस्ट के ऊपर निर्णायक कदम लें, तब हमारा सिंदूर ऑपरेशन हम विड्रॉ करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर को बेंस में नहीं रखा है, अभी हॉल्ट पे रखा है कि अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई तो यहाँ से वॉर एग्जीक्यूट की जाएगी, है ना। और इससे क्या हुआ? पूरी शांति आ गई है, और शांति मेंटेन भी रहेगी। कंटिन्यू नहीं ना किया जा रहा, और बड़े कंट्रोल मैनर से। हमें आम आर्मी की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, कि जो उसको डायरेक्शन हमारी भारत की सरकार ने दी कि भैया अगर आप पे असॉल्ट होता है तो आपको फ्रीडम है अपने हिसाब से करने की, बट आपने सिर्फ ध्यान ये रखना है कि किसी भी सिविल प्रॉपर्टी को आपने टच नहीं करना, और वही भारत ने किया भी। तो पीस को लाने का यही एक तरीका था कि हम लोग वॉर को, पीस को, डिप्लोमेसीज़ को, दोनों कंट्रियों के आम लोगों को दिमाग में रख के डिसीजन लें, खाली पर्सनल चॉइसेस की वजह से हम काम ना करें। जबकि पूरे ग्लोब में हम क्या देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर्सनल थॉट चल रहे हैं, कभी टैरिफ बढ़ा दें, कभी कम कर देंगे, है ना। पूरा वेस्ट जो है वो पर्सनली एक अलग ही जोन में चल रहा है।
जबकि इंडिया पाकिस्तान और इंडिया रशिया चाइना ये एक नेशन के विजन को लेके चल रहे हैं अपने। अगर रशिया नेटो को मना कर रहा है, इसके ऊपर आप ओपन डिबेट्स करा दो किसी छोटे कॉलेज में भी, वो भी बताएगा कि नेटो का एक्सटेंशन यूक्रेन में इस पूरे एरिया के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये उसी माइंडसेट के लोग हैं जो कॉलोनाइज करते हैं चीज़ों को, रिसोर्सेज को। तो यूक्रेन में बहुत ज़्यादा मिनरल्स है, पहले ये उसको नेटो में लेंगे, फिर उसमें अपने आप से इस्तेमाल करेंगे, फिर वो पावर लेके और रशिया को करेंगे डिस्टेबलाइज, क्योंकि रशिया में भी नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। तो आज आके बात वहीं पे आ रही है कि भारत लेकिन किसी भी एक्सेस के लिए किसी भी जगह पे अपनी जियोग्राफिकल पॉलिटिकल बाउंड्रीज को बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली एक्सप्लोर करके दूसरी कंट्रीज़ में जाके इंटरफेयर नहीं करता है। तो मुझे लगता है ये लेसन सीखना बहुत ज़रूरी है बाकी कंट्रीज़ को, अगर वो वर्ल्ड में पीस लाना चाहते हैं। और अगर नहीं लाना चाहते हैं तो युद्ध तो आ ही चुका है। तो जो भारत की पॉलिसी है, दिस इज़ द ओनली पॉलिसी जिससे कि हम लोग वर्ल्ड में पीस ला सकते हैं। अमेरिका से भी बात की जा रही है और रशिया से पेट्रोल भी लिया जा रहा है, बिकॉज यही है, बैलेंसिंग इज़ द ओनली वे। इसके बारे में आप क्या कहते हो? जी जी बिल्कुल, देखिए ये तो आपने बिल्कुल एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा दिया कि कैसे रेलेवेंस जो है भारत की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन हमें एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि मैं टाइटल की तरफ आऊँगा हमारे, कैसे भारत विश्व में शांति ला सकता है। देखिए देखना क्या है, हमें देखना है कि मंशा किसकी है शांति लाने की। हम एग्जाम्पल्स लेंगे, हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं हम अफ़गान वॉर ऑफ यूएस से। 20 साल तक जंग लड़ता रहा यूएस। यूक्रेन की कन्फ्लिक्ट की बात करें, देखिए करीबन 4 साल होने को आ गए, कन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हो रहा। हम इजराइल वाले कन्फ्लिक्ट की बात करें, चले जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है अंदर, वो चले जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग खुद एंगेज्ड है वॉर में, जो लड़ाई में मज़ा ले रहे हो, लड़ रहे हैं सालों दर साल, उनसे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे हम शांति लाना चाहते हो। बोलने को तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। पाकिस्तान के लोग तो बेशर्म होकर कुछ भी बोल रहे हैं, जो उनके मंत्री और जो उनके फ़ौज के लोग हैं। लेकिन जो सच है, सच की बात यह है कि जो इंडिया ने किया, देखिए इंडिया ने क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर बहुत ज़रूरी था करना, क्योंकि आप अपने बेगुनाह लोगों को ऐसे मरने नहीं दे सकते। जिन लोगों ने ये किया उनके ऊपर कॉस्ट लगानी थी, इंडिया ने कॉस्ट लगाई। 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर किया। अब 10 तारीख को देखिए, रिमार्केबल चीज़ है कि 10 तारीख को क्या हुआ। 10 तारीख को पाकिस्तान को रोका गया जंग को बढ़ाने से। आप समझिए, अगर पाकिस्तान जो वो चाहता था, जो जिस तरीके के अटैक, जो अजीब सा एक नाम रखा है उन्होंने अपने ऑपरेशन का, बुनियान अल मसून करके ऑपरेशन का नाम रखा, जो उनका ऑपरेशन था वो था ऑपरेशन, और वो अटैक करने का प्लान था। लेकिन उस ऑपरेशन के शुरू होने से पहले 15-20 मिनट में ही इंडिया ने रिटेलिएटरी अटैक ऐसा कर दिया कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़ गए, कि उनका सारा कुछ सिस्टम बंद कर दिया। मारा नहीं लोगों को ज़्यादा, उन्होंने उनके एयरबेस तबाह कर दिए, उन्होंने उनके रनवे तबाह कर दिए, ताकि पाकिस्तान कर ना पाए जो वो चाहता है। अगर वो उस दिन पाकिस्तान ने कर दिया होता तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि ये चीज़ न्यूक्लियर एस्केलेशन तक भी जा सकती थी, और लॉन्ग जो ये वॉर जो है ये प्रोलॉन्ग हो जाती। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडिया ने मंशा दिखाई है, हिंसा का प्रयोग करके भी इंडिया ने मंशा दिखाई है विश्व शांति की, कि भाई हम पाकिस्तान के साथ शांत रहना चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते। तभी ब्रह्मोस चला के उन्होंने उस टाइम उनके जो एयर बेसिस है उनको काम करने से रोक दिया। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री अगर हम देखें फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर को, रशिया भी उतना नहीं मार रहा यूक्रेन को कि वो बिल्कुल ही क्रिपल हो जाए। आप दिखा रहे हैं ना कि वो भी कंट्रोल्ड मैनर से दिखा रहा है कि इसका मतलब क्या, आई डोंट वांट टू स्पॉइल यू। बिल्कुल, देखिए पुतिन की भी मंशा क्या हुई फिर, कि वो भी जंग, उसको फर्क नहीं पड़ता जंग चले या बंद हो, मतलब वो चलने दे रहा है जंग। ऐसी जेलेंस्की का भी देखिए, जेलेंस्की तो कहता है मैं लड़ूंगा। इजराइल का देखिए, जेलेंस्की नहीं कहता है लड़ूंगा, नेटो वाले कह रहे हैं जेलेंस्की तू लड़ता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उसको हथियार दे रहे हैं, उसको मरा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो नाटो है, वो देखिए नाटो इन इटसेल्फ ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो जंग को न्योता देती है, कि आप कुछ लोग लेके आप कह रहे हैं कि नहीं हम अलग रहेंगे। रशिया को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? देखिए अब कोल्ड वॉर का टाइम है नहीं, मुझे एज सच तो मुझे कोई सीधी चीज़ दिखती नहीं है कि जहाँ पर रशिया और अमेरिका का कन्फ्लिक्ट होना चाहिए। ये तो बात कौन है नहीं कोई। तो आप रशिया को जब नाटो के कारण दूर रखोगे, अगर रशिया नाटो में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, रशिया एक बहुत बड़ा देश है, अगर वो अब देखिए आपके हिसाब से चल रहा है जैसे आप उसको चलाना चाहते थे। कोल्ड वॉर इसी बात पे थी, आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। अब वो भी कैपिटलिस्ट टाइप ही चल रहा है, और वो डेमोक्रेटिक है, कैपिटलिस्ट तरीके से चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर वो हमारी आपके कहने अनुसार हो गया है, तो आप नाटो के जरिए उसको और एलिनेट क्यों कर रहे हैं?
आप नहीं करिए ना ऐसा। आप उसके घर के सामने मिसाइल तो नहीं लगा सकते ना। देखिए प्लान था यूक्रेन में मिसाइल्स लगाने का नाटो की, क्या करना है आपने? आप मतलब मेरे हिसाब से और रशिया देखिए टेक्निकल के आप ऑब्जर्व करें, इन सब देशों को, नेटो के मेंबर्स को लॉस ही हो रहा है। फायदा किसको हो रहा है? जो नेटो को फंडिंग कर रहा है। पोलैंड नहीं कर पा रहा है, कौन कर रहा है जाके? वही फ्रांस, फ्रांस, जर्मनी साइलेंटली लगे, जर्मनी अपने आप को संभाली पा रहा है, यूएस ही है। प्लस यूएस। तो यूएस ने अपनी एक ना, जिसको बोलते हैं ना, एक नया फेज दे दिया है वर्ल्ड को डिस्टर्ब करने के लिए। तो हम यूएस के खिलाफ नहीं है, बट हम ये कह रहे हैं कि यूएस को चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वार को। आपने जब एक तरीके से न्यूक्लियर बम यूज़ किया, सबसे बड़ा काला दाग आपके मुंह पे लगा हुआ है। वर्ल्ड की हिस्ट्री से यूएस को आप ब्लैक इंक से नहीं छोड़ सकते। हु यूज द न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन इनोसेंट पीपल? यूएस अपने हाथ उससे धो नहीं सकता, है ना। और वो उसके बाद अपने आप को शांति का दूत बनाता है। तो यूएस के लोगों को और यूएस को बोलना पड़ेगा कि भाई साहब हम गलत हैं, हम वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं रशिया के साथ यूक्रेन में, हम गलत कर रहे हैं, हमें नहीं करना है। और अगर रशिया इम्पोज करता है कोई थ्रेट नेटो के जाने के बाद, देन इट इज समथिंग डिफरेंस। वो एक ही बात करे, तो नेटो में मत जा, मुझे तेरे से कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो तेरा एरिया मेरे को तूने फोर्सफुली मेरे से लिया, जो एरिया मेरा सिग्निफिकेंट मेरे साथ होना चाहिए, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। तो यूक्रेन के साथ वैसे उनके अपने टाई अप्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। गैस पाइपलाइन का टाई अप है, 10 चीज़ों से चीज़ें आ रही हैं। और ये पूरे का पूरा जो एरिया था, ये नेचुरल अलाई है एक दूसरे के साथ। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ, इंडिया, चाइना, रशिया नेचुरल अलाइज है, जोग्राफिकली कनेक्टेड है, रोडें निकल सकती हैं। रेल के कश्मीर में ट्रेन पहुँची है, यही ट्रेन हमारे ऊपर भी जा सकती है मंगोल से, और मंगोल से रशिया भी जा सकती है। देर इज़ अ नेचुरल कनेक्टिविटी। यूरोप लेकिन वो चिढ़ रहा है। एक ज़माने में यूरोप के पास बहुत कुछ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यूरोप ने टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गया। लेकिन आज यूरोप के पास बड़ी कम चीज़ें रह गई हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 पे जा रहा है, रिसोर्सेज में रशिया आई है, और इंडिया पॉपुलेशन कंज्यूमर इंडस्ट्री है, और इतना बड़ा उसको हॉट वाटर का उसको पूरा मिल गया हुआ है अपना कोस्ट लाइन। तो आप इस नेचुरल ग्रोथ को रोकने के लिए जो प्लानिंगें बना रहे हो, भारत उसमें पीस ला सकता है, बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ भारत, कि हमें ताकत का भी इस्तेमाल करना आता है कंट्रोल मैनर पे, और हमें रीइंस्टेट करना भी आता है डिप्लोमेसी। नहीं तो एक टाइम का भारत जो देखता था ताशकंद की तरफ जंग को सुधारने के लिए, आज उसकी तरफ देखा जा रहा है यूक्रेन रशिया की वॉर में, आज उसकी तरफ देखा जा रहा है इन द वेरियस इश्यूज ऑफ द ग्लोब। तो ये जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है, आज का मेन चीज़ मैं बताऊंगा। आज का क्या हुआ था, G7 समिट होने वाला है कनाडा में। तो उन्होंने एक कोई डॉक्यूमेंट निकाला, पाकिस्तान का मीडिया आप देखिए झूठ के पीछे पड़ा रहता है। तो उस डॉक्यूमेंट में 6 देशों के नाम थे, सिर्फ इंडिया का नाम नहीं था। तो एक कंट्रोवर्सी बनाएगी फालतू की, मतलब वो कोई तुक नहीं थी। G7 है, इंडिया मेंबर है, तो ऑब्वियसली इंडिया होगा ही होगा वहाँ पे। पाकिस्तान अलग ही दिमाग से सोचता है। अब हुआ क्या कि आज इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी बन गई है। तो आज जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के, उनको आना पड़ा खुल के, और उनको बोलना पड़ा कि मैं इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता। ये मेरी पार्टी क्या सोचती है या मेरी सरकार क्या सोचती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ मैं प्रेसिडेंट हूँ G7 का इस टाइम, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारत जो है वो 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है, फोर्थ, हाँ 5th मतलब 4th ट्रेंडिंग है वो उसके अलावा वो जो पॉपुलेशन है वो 20% ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इंडिया में रहता है। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और बड़े मैं कहूँगा कि बाकी 6-5 कंट्रीज़ को तो नॉर्मल इन्विटेशन दिया गया, मोदी जी को हाथ जोड़ के इन्विटेशन दिया गया है कि आपका आना बहुत ज़रूरी है G7 समिट में कनाडा में। तो ये एक सिग्निफाई करती है चीज़ कि इंडिया क्या है। पाकिस्तान को मैं एक बात बोलूँ, पाकिस्तान को आप ऐसे माने कि पाकिस्तान एक, जिसको हम बोलते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता। नहीं, पाकिस्तान का बनना, पाकिस्तान की आज की सिचुएशन जो बनाई जा रही है ना, इसके पीछे पाकिस्तान की अपनी सोच नहीं है। आज एक पाकिस्तान इज जस्ट बीइंग यूज्ड एज अ टूल ऑफ क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इन दिस एरिया। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बड़ी वायरल हो रही है आज, लेकिन पुष्टि नहीं करता मैं उसकी, थोड़ा ट्विटर के ऊपर ही चल रहा है, लेकिन काफ़ी जो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी बातों पे भरोसा किया जाता है, वो बोल रहे हैं कि जो नूर खान एयरबेस है, इट वॉज ऑपरेटेड बाय अमेरिकन फोर्सेस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं आपसे ये, और जिस दिन ओसामा बिन लादेन को वहाँ ढूंढ के मारा गया, ये भी एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रोक है कि अमेरिका को पता नहीं हो कि अफगानिस्तान में, सॉरी पाकिस्तान में वो रह रहा है। उसकी एजेंसीज को पता था, और उन्होंने राइट टाइम पे जब उनको ठीक लगा, उन्होंने तब उसको हिट किया।
ये बातें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। भारत की कोई भी स्टेप सूडो पॉलिटिक्स पे नहीं खड़ा हुआ। भारत अपने 150 करोड़ जनता के लिए सिंसियर है, उसके साथ साथ भारत पूरे वर्ल्ड के लिए सिंसियर है। तो ये जो अपसर्ज हो रहा है इंडिया, रशिया और चाइना का, इसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। एक चीज़ समझें, फूड होता है एक बड़ा हमारा आपस में। हमारे भारत से बहुत से बच्चे आज से काफ़ी सालों से रशिया से ही पढ़ के आ रहे हैं, रशियंस को, रशियन लैंग्वेज को जानते हैं, रशियन इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं भारत में। चाइना का फूड भारत का लोकल फूड बन चुका है, ठीक है ना। भारत की इंडस्ट्री है रशिया की इंडस्ट्री पे, हैवी मशीनरी पे डिपेंड करती है। अमेरिका कोशिश कर रहा था भारत के साथ लाई होने की पोस्ट दी रिवोल्यूशन ऑफ आईटी इंडस्ट्री, और अमेरिका ने फायदा भी बहुत लिया भारत की सस्ती मैन पावर का। लेकिन जो ड्यू रिस्पेक्ट भारत को ग्लोबली देनी चाहिए, अमेरिकन गवर्नमेंट्स बार बार उसमें फेल हुई। अब उसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका आइसोलेट हो चुका है, और इलॉन मस्क के पापा जम्मू में इंडिया में घूम रहे हैं। आप इसको देखें, इलॉन मस्क आज अमेरिका का सेकंड पावरफुल आदमी है जो सीधे प्रेसिडेंट से लड़ रहा है, और उसके फादर कहाँ हैं? इंडिया में। वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मंदिरों में क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि जो फिलॉसफी ऑफ पीस है ना एंड ग्रोथ है वो भारत में है। भारत युद्ध और शांति दोनों का बैलेंस करना जानता है और यूज़ नहीं होता है। इंडिया को यूज़ करना इतना आसान नहीं है। और पाकिस्तान की जहाँ तक हम बात करें, हमारे जो नेक्स्ट डोर नेबर है, अक्सर कहा जाते हैं इंडिया को चाइना से खतरा है। ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। चाइना को भी पता है कि अगर मैं इंडिया के साथ 1 to 1 होता हूँ, मुझे लॉस इतना ज़्यादा होगा कि मैं रिवाइव ही नहीं कर पाऊँगा। तो चाइना भी इंडिया के साथ झगड़ा करके बड़ा ज़्यादा हैप्पी नहीं है। लेकिन ये सब कौन करवा रहा है? ये वो वेस्टर्न पावर्स करा रही हैं जो मीडिया में ऐसी जैसी चीज़ें छोड़ देती हैं, हमारे कुछ ऑफिसर्स को टॉपल कर देती होंगी, हमारे थिंक टैंक्स को फंडिंग कर देती होंगी। क्योंकि एक्चुअल में पाकिस्तान इज़ नॉट अ नेशन, पाकिस्तान इज़ अ फोर्स्ड, जिसको मैं बोलूँगा कि इट इज़ अ समथिंग विच शुड नॉट बी देयर। Either it should be part of India, either it should be having some other areas also with it, because geographically उसके पास रिसोर्स ही नहीं है। जिसके पास अपना पानी नहीं है नेचुरली, पूरा पूरा पंजाब एम्प्टी हो जाता है अगर चाइना और इंडिया के रिवर्स अपने हिसाब से इस्तेमाल किए जाएं, तो उसके एग्जिस्टेंस किसके सिर पे है? फिर आ जाती है पॉपुलेशन, वो भी कोई बड़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। फिर आ जाता है कि एक देश में एथनिक इक्वालिटीज़, वो भी उसमें मल्टीपल हैं। बल्तिस्तान के लोग अलग से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, पंजाब के लोग अलग फेथ पे कर रहे हैं, बलूचिस्तान के अलग हैं। सर हम इस्लामिक कंट्री हैं, जो आसिम मुनीर कह रहा था कि हमारा 2 ही दुनिया में स्टेट्स ऐसी बनी, एक मदीना बना जो ऑन इस्लामिक फंडामेंटलिज्म पे फंडामेंटल्स पे बना, फंडामेंटलिज्म नहीं बोलूँगा, एक पाकिस्तान बना। भाई पाकिस्तान कैसे बना? पाकिस्तान तो डेमोक्रेसी में बना, उसमें तुमने शरीयत लाई नहीं, उसमें तुमने शरीयत नहीं लाई। तो तुम कैसे कह सकते हो कि पाकिस्तान इज़ अ सिनोनिमस एंड इज़ अ सिनोनिमस टू लैंड ऑफ ओरिजिन ऑफ इस्लाम? तो ये ज़बरदस्ती एक्वायर कर रहे हैं ना उन चीज़ों को, नैरेटिव बना रहे हैं। इसलिए मैंने ये कहा कि भारत कैसे पीस ला सकता है। भारत इस चीज़ को पूरी तरह समझ चुका है, इसलिए भारत के रिश्ते असली इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ इतने ब्यूटीफुल हैं कि वहाँ पे भारत में रहने वाले लोग जब जाते हैं उनको वर्शिप की प्लेस दी जा रही है, दुबई में, यूएई में, ठीक। जब वो लोग यहाँ पे आते हैं उनको एंडोर्समेंट दी जाती है, यहाँ से वो एक क्वार्डियल रिलेशन बना रही हैं। हर घर में भारत में फ़ोन आ रहा है, प्रॉपर्टी दुबई में लीजिए, आप यहाँ सेफ़ है। तो वो बिजनेस इंट्रैक्शन यही होता है ना, आपस में पीस का तरीका यही होता है ना। चाइना की अगर बात करें, यहाँ पे पॉलिटिकलाइज किया जाता है, चाइना ऐसा कर गया। हमें ये देखना पड़ेगा क्या वाकई में चाइना की पॉलिसी है, या एक नैरेटिव वॉर पे चल रही है कि भाई हमें वेस्ट ने डिस्टर्ब करना है तो चाइना को लड़ा दो इंडिया के साथ, और हम लोग जो है पुश मारें। तो भारत इसके ऊपर भी बड़ा सेंसिटिव बिहेव कर रहा है। आप देखें, भारत ने गलवान के बाद चाइना के साथ अपने बॉर्डर डिस्कशंस को फिर रिवाइव किया, और उनकी दोनों की आर्मी के हेड्स ने आपस में बैठ के, अभी ये सिंदूर की थोड़ी देर पहले की बात है, उसके बाद सिंदूर होता है। इसका मतलब सम अदर फोर्सेस आर बिहाइंड इट।
क्योंकि अगर चाइना ने भारत को डिस्टर्ब रखना होता और भारत ने उसको डिस्टर्ब रखना होता तो ये पहलगाम अटैक से पहले सेटलमेंट होती नहीं है। फ्रंट लाइन्स पे न्यूज़ आई। इसका मतलब जो डिप्लोमेसी है इंडिया चाइना के बीच में वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ रही है, बिकॉज ये नेचुरलाइज है। फिर कभी शगुफा छोड़ दिया जाता है। कौन एक्टिव है बांग्लादेश में? कौन सी एजेंसी थी? किसको अवार्ड मिला? बेडेन किसको जाते जाते देखे गया? जियो पॉलिटिक्स में कौन गलत रोल प्ले कर रहा है? कौन डिप्लोमेसी कर रहा है? क्योंकि इलॉन मस्क की ये छोटी है, अमेरिकन लोगों को समझता है। क्योंकि लोग जो अमेरिका के हैं ना, वो डेमोक्रेसी के साथ अलाइन करते हैं, वो अपनी कंट्री के खिलाफ भी बात करते हैं, लेकिन जो लीडरशिप अमेरिका की है वो शायद उस इन्फ्लुएंस में है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ कैपिटलिज्म, ओवर इन्फ्लुएंस ऑफ कैपिटलिज्म। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि कोई इंडिया की, चाइना की कंपनी, कोई जैकमा कंट्रोल करे। बट एलॉन मस्क अगर हम देखें, उसकी सोचों को देखें, वो टैरिफ को लेके, बाकी रिलेशनशिप्स को लेके बहुत स्ट्रेट एंड क्लियर है। ही मीन्स प्रॉफिट्स, है ना, उसका और कोई ड्यूबियस सिस्टम नहीं है। तो इसलिए शायद उसका भी जो है काउंटर, जो आपस में जो उनकी आइडियोलॉजी मैच की थी इलेक्शन से पहले, वो विड्रॉ हो रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि चाइना डिस्टर्ब कर रहा है, बोला जा रहा है बांग्लादेश को, कि रियलिटी में तो बांग्लादेश को चाइना डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। वहाँ कौन बंदा प्लेस था, वो कहाँ से आया था? तो हम ये कह रहे थे, बट इंडिया कहीं पर कुछ ऐसा नहीं कर रहा है। इंडिया अपने साथ होने वाली सारी कन्फ्यूजन का जवाब अपनी ट्रुथफुलनेस के साथ दे रहा है, सत्यमेव जयते के साथ दे रहा है। वो बांग्लादेशियों के साथ भी तरीके से चल रहा है, वो नेपाल में होने वाले डिस्टर्बेंस के साथ भी तरीके से चल रहा है। वो जो पाकिस्तान में इल्ज़ाम लगाया जाता है बलूचिस्तान में डिस्टर्बेंस का, उसमें भी इंडिया न्यूट्रल है, उसका स्टैंड क्लियर है, बट है न्यूट्रल है, इंटरफेयर नहीं कर रहा है, कहीं पे इंटरफेयर नहीं कर रहा है। जैसे पाकिस्तान हर जगह जाके इंटरफेयर करता है इंडियन इंटरनल पॉलिटिक्स में, इंडिया नहीं कर रहा है। और इस गोल्डन चांस था इंडिया को ये करने का। अगर इंडिया चाहता, इन 4 दिनों में वो बहुत बड़ा डैमेज पाकिस्तान को दे सकता था, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान के प्रपोजल को लिया और कहा कि ठीक है, अगर तू सुधर चुका है, टेररिज्म से तौबा कर चुका है, हम भी अपने ऑपरेशन को पॉज करेंगे। दिस इज व्हाट आई सेड हमारे टाइटल में, कि भारत की पॉलिसी जो है ये वर्ल्ड में पीस ला सकती है। और भारत की पॉलिसी क्या है? सेल्फलेस होने की। भारत की पॉलिसी है ग्लोबल पीस की। भारत की पॉलिसी है, जो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं पे नेहरू जी ने भी कोशिश की, लेकिन वो नेहरू जी सामने वाले की चालाकी नहीं समझ पाए। और कहीं ना कहीं पे ये जितनी भी कंट्रीज़ है ना हमारी, रशिया, चाइना, ये बड़ी कंट्रीज़ का मैं नाम बार बार ले रहा हूँ, जो त्रिकोण बना ना ये रशिया, इंडिया और चाइना का, इसके साथ साथ छोटी छोटी सारी कंट्रियाँ जुड़ जाएंगी जो डिस्टर्ब्ड हैं। और कौन डिस्टर्ब है एक्चुअली में? जो दूसरे तरफ की दुनिया है, वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कलोनाइज करते हैं, चीज़ों को मिसयूज़ करते हैं। अब वक्त आ चुका है कि ये कंट्रीज़ जो हैं इस चीज़ को समझे। पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं बन सकता, बिकॉज वो उनका टूल है। पाकिस्तान इज जस्ट ए टूल इन द हैंड्स ऑफ वेस्ट। तो पाकिस्तान को या तो वैसे ही शांत कराना पड़ेगा जैसे इंडिया ने भी 4 दिनों में कराया, या वो खुद ही अपनी इंटरनल कर्मों की वजह से खुद ही डिसइंटीग्रेट होकर उनके टूल के उनका टूल जो है वो जिसको बोलते हैं ना, टूल ख़राब हो गया, नहीं रहेगा पावर। जो नूर खान की आप बात करें बिल्कुल सही है। और शायद यही कारण था कि अमेरिकन उड़ते फ्लाई करके आए वहाँ से। उन्होंने उस नूर खान एयरबेस से एक थ्रेट रखी होगी पूरी दुनिया के, पूरे रशिया के लिए, चाइना के लिए, इंडिया के लिए। और वो जब डिस्टर्ब की गई भारत के द्वारा तो वो शौक तो लगेगा कि ये तो हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। लेकिन आप ये देखें कितनी खूबसूरत बात है कि भारत ब्रह्मोस भी चलाता है, भारत भावलपुर में अटैक भी करता है, और भारत प्रपोजल आने पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है, एरोगेंस नहीं दिखाता है। जीतने के बाद भी हम्बल, जीतने के बाद भी वो कह रहा है कि ठीक है, पाकिस्तान की जनता का कसूर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सिविलाइजेशन है जो रशिया भी दिखा रहा है कि जिस तरीके का अटैक नेटो ने करवाया रशिया पे, मुझे लगता है अगर वो पर्ल हार्बर से 3 टाइम्स ज़्यादा अग्रेसिव था, दो इट वाज मोस्टली ऑन एयरक्राफ्ट्स, लेकिन अमेरिका ने तो पर्ल हार्बर का जवाब ऐसा दिया था कि दुनिया आज तक कालक पोती है उसके मुंह पे कि न्यूक्लियर बम चला दिया तुमने, पूरी पूरी सिटी उड़ा दी। तो इसका जवाब ये है कि भारत की पॉलिसी ही एक पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी जो भारत की है एज ए कंट्री, हमारी जो पॉलिसी है, यही पॉलिसी हर कंट्री ले तो ग्लोबल पीस आ सकता है। राजा भाई, आज आपसे बात होते होते हम रह गए, आप मुझे बताएं। आपने और रवीश जी ने सारी बात आपने सारी विस्तार से बता दी। इसमें शॉर्टकट सा कहूँगा कि पूरे देशों को जो हमारे साथ हिंदुस्तान के साथ एसोसिएट हैं,
उनको माननीय मोदी जी की राय लेनी चाहिए, और जैसे भारत चल रहा है, आपने बड़े विस्तार में वो सारा चीज़ है, वैसे उनको करना चाहिए। देखिए अल्टीमेटली तो युद्ध जो है भारत की संस्कृति में विकल्प के तौर पे नहीं लिया गया रविश। मजबूरी के तौर पे लिया। भारत में युद्ध जो है ना हमेशा लिया गया एज व्हेन नो व्हेन नो ऑप्शन इज लास्ट लेफ्ट। ऑप्शन जो उनको रखी। लेकिन जो पूरी दुनिया आज है जो भारत की सिविलाइजेशन से दूर है, वो तो फर्स्ट लेते ही Option इसको, को ही ऑप्शन ही देखते हैं। युद्ध को लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। देखिए ना, दिस इज वेयर इंडिया हैज टू टेक अ लीड। और ये जो कहते हैं ना भारत 20वीं सदी 21वीं सदी का लीडर होगा, वो लीडर इस तरह नहीं होगा कि भारत सब पे अटैक करेगा। उसकी फिलॉसफी जो है वो सब लोग फॉलो करेंगे और उससे पीस जो है रीइंस्टेट होगा। जो पीस आज भी जो है भारत ने बताया, नहीं तो जिस तरीके के हालात इंडिया पाकिस्तान के बीच में बने थे, अगर इंडिया की जगह में चाइना होता, रशिया, मैं नहीं कहता, इंडिया की जगह में अमेरिका होता, तो आज ये भी 20 साल की जंग स्टार्ट हो चुकी होती, नेवर एंडिंग। तो मुझे लगता है टेररिज्म से जिस तरीके से दुनिया दुखी है, उसकी अंत की शुरुआत भारत ने करके एक एग्जांपल दी है। और बहुत उम्मीदें हैं भारत से पूरी दुनिया को, और उन उम्मीदों को अच्छे तरीके से अर्थ न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम लोगों तक पहुंचाएंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि जो फैक्ट्स हैं वो आम लोगों तक आम तरीके से पहुंचे, और जो पीस है वो अल्टीमेट गोल बने हर एक देश का, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है पीस, फिर डेवलपमेंट। अब देखिए भारत में पीस है तो ट्रेन पहुंच रही है, भारत में पीस है तो हम लोग टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहे हैं, भारत में पीस है 150 करोड़ जनता में हमारे सारे पैरामीटर ऊपर जा रहे हैं, इकोनॉमिकल पैरामीटर, और कोविड के बाद जा रहे हैं। कोविड तो ग्लोबल प्रॉब्लम थी, रियल इस्टेट जो बबल था वो हर जगह फूटता है, भारत में वो भी बढ़ रहा है, हर जगह हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। कारण क्या है? द बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंडिया इज़ द बेटरमेंट ऑफ एवरीबडी, और वो सेल्फलेस होना, जो कि मिसयूज़ किया गया। जैसे कहते हैं ना, किसी की शराफत उसकी मिसयूज़ किया गया। उसको ये नहीं पता था कि जो लाइन होता है ना, वो भी बेसिकली मोस्ट काइंड एनिमल होता है जंगल में, कहीं नहीं जाता कहीं, लेकिन जब उसके ऊपर अटैक किया जाता है या उसकी सोवरेनिटी को अटैक किया जाता है, फिर वो बताता है कि मुझे टेरिटरी को संभालना आता है, जिस तरीके से भारत ने सिखाया। तो आज की चर्चा बड़े 2-3 दिन के बाद हम बैठे थे तो बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब पीस की तरफ चलना है। मोदी जी का कल सिंबल तिरंगा लहरा रहा था एक ऐसे पुल पे, जो पुल सबसे ऊंचा पुल है, आईफिल टावर से ऊंचा पुल है। पूरे यूरोप का जवाब भारत ने जम्मू कश्मीर में रियासी के उस पुल से दिया, जिस पुल ने भारत के साथ जम्मू कश्मीर को रेल के द्वारा जोड़ा। और मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूँ उस जगह पे जाने के बाद। क्योंकि हम चाहते थे उस पुल का नाम महाराजा गुलाम सिंह पड़े, और कारण क्या था कि महाराजा गुलाम सिंह जी की सोच से ये भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय पॉसिबल हुआ। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट जोग्राफी है, जो महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा रंजीत सिंह की मेहनत से बनी थी, हिस्ट्री को झुठलाया नहीं जा सकता। और भीमगढ़ के उस किले से डोगरा डायनेस्टी ने अपनी शुरुआत की थी। और इसलिए हमारा ये विचार है कि जिस तरीके से मोदी जी ने उस सबसे ऊंचे पुल से तिरंगा लहराया, वो सबसे ऊंचा पुल ये बताता है कि ये शांति के सिंबल का पुल है, ताकत के साथ, कंप्रोमाइज़ करके नहीं, नेगोशिएशंस के नहीं। शांति का मतलब ही है ताकत, और ताकतवर लोग हमेशा शांति की तरफ जाते हैं और कमज़ोर लोग हमेशा झगड़ों की तरफ जाते हैं। तो विश्व को चाहिए वो भी भारत से सीखे और कामयाबी के साथ आगे